నమస్తే, నేను మీ ఫజల్. ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్ ఢిల్లీ మాజీ మంత్రి రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్, అలాగే ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఉన్నారు. ఆయన మన స్టూడియోకి వచ్చారు. విషయం ఏంటంటే ఆయన చాలా వివాదాస్పదమైన వ్యక్తిగా కూడా దేశంలో పేరు పొందారు. ఎందుకంటే ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మత మార్పిడి కార్యక్రమం జరిగింది. అక్కడ 10,000 మందికి పైగా బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించిన కార్యక్రమంలో తను కూడా వ్యక్తిగతంగా అతను మతం మారారు. ఆ సందర్భంగా చేసిన ప్రతిజ్ఞ, ఇక నేను బౌద్ధ మతంలో స్వీకరించాను కాబట్టి హిందూ మత ఆచారాలను పాటించనన్నట్టు ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అయితే దీన్ని అవకాశంగా తీసుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని వివాదం చేసింది. ఆ నేపథ్యంలో ఆయన ఆ పార్టీకి మంత్రిగా రాజీనామా చేశారు. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. హైదరాబాద్లో ఒక ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడానికి ఆయన వచ్చిన సందర్భంలో టీవీ 45 స్టూడియోని ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనతో చిట్చాట్ చేద్దాం. నమస్తే मुझे भी राजेंद्र पाल गौतम जी, थैंक यू। जय भीम। जय भीम। आपसे मिलके बहुत बड़ी खुशी हुई। मुझे भी वेलकम टू हैदराबाद, थैंक यू। टीवी 45 स्टूडियो। हैदराबाद नवाबों के शहर में आए सर आप, कैसा लगा आपको हैदराबाद? हैदराबाद में पहले भी कम से कम 4 दफ़े आ चुका हूँ अच्छा, चेंजेस क्या दिखे? और बड़ा चेंज ये है कि मुझे लगता है हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा एक आईटी शहर के रूप में, एक हाईटेक शहर के रूप में उभर के आया है और यह मिक्स्ड कल्चर है। ये और अच्छी बात है कि यहाँ उत्तर और दक्षिण का एक मिक्स कल्चर है और शहर काफ़ी उन्नति कर गया है और बहुत सुंदर है। और उसमें हुसैन सागर झील में जो तथागत बुद्ध की जो मूर्ति लगाई थी एनटी रामाराव जी ने, वो क्या डेवलपमेंट्स देखे साहब जी? अब स्टेट अलग बन गया है, आंध्रा से डिवाइड होके तेलंगाना सेपरेट स्टेट बन गया। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ सोसाइटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें उस वक्त सेक्रेटरी थे मिस्टर RS प्रवीण कुमार जी सर। और उन्होंने मुझे स्कूल्स में विजिट कराया था। तो जिस तरह के बच्चे उन्होंने तैयार किए हैं, गरीब समाज के बच्चे, आदिवासी दलित समाज के बच्चे, और वो बच्चे ब्रिलियंट बच्चे उन्होंने तैयार किए और वहाँ से कम 100 बच्चे नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस में जर्नल सीट पे आए। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि देखो, इसका मतलब ये हुआ कि काबिलियत कोई किसी जाति धर्म की गुलाम नहीं होती। मौका मिलना, अगर बच्चे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छा गुरु मिल जाए, उसको अच्छा ट्रेनर मिल जाए, तो हर बच्चा जिसको अच्छी एटमॉस्फेयर मिले वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और हमारे SC ST के बच्चों ने उन स्कूलों से पढ़ के एक नई तरह का इतिहास लिखने का काम किया है। तब से मैं RS प्रवीण कुमार जी को भी बहुत एडमायर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम को। और उस तरह का काम यहाँ की सरकार ने किया तो मैं यहाँ की सरकार को भी उसके लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि हर सरकार में वो हिम्मत नहीं होती कि एक फंड सरकार का खर्च करके गरीबों के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा के उनको लायक बनाए। इसके लिए विल चाहिए। मुझे लगता है सारे सरकारों को इस तरह की विल पैदा करनी चाहिए ताकि सब बच्चे आगे बढ़ सकें। सर एक आपको पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा। दिल्ली में आप मंत्री थे, किस लिए रिजिग्नेशन दिए सर मंत्री? एक्चुअली 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन करोल बाग में, जो भवन खुद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने अकाउंट से चेक काट के खरीदा था कभी, वो ऐतिहासिक जगह है और सही कहूँ तो पूरे दुनिया की अंबेडकरी मिशन मूवमेंट का आधार है, वहाँ से चलता है। उसमें एक बहुत बड़ा आयोजन प्रोग्राम हमने किया और उसमें करीब 12,000 लोग आए। हमने तो 10,000 का लक्ष्य रखा था और हम लोगों ने बाबा साहेब के विचारधारा पे चलते हुए तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और वो जो 22 प्रतिज्ञाएं। फिर किस लिए कंट्रोवर्सी हुआ सब? अब हिंदू देवी देवता को 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लाखों न्यायियों को दी थी, वही 22 प्रतिज्ञाएं हमने भी दोहराई, मुद्दा बना के आगे। कंट्रोवर्सी तो जो गुजरात चुनाव था, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने उसको एक इशू बनाया मुद्दा बना के आगे और मुद्दा बना के उन्होंने जिस तरह झूठ बोला कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, अपमान किया, तो मुझे लगा कि इस तरह की राजनीति तो घटिया राजनीति है। गाली देना अलग है, नहीं मानना अलग है। आज भी उन वीडियोस को कोई देख सकता है, ना किसी को गाली दी। मैंने ये कहा कि मैं पहले हिंदू धर्म को मानता था, अब मैं बौद्ध हो गया हूँ और अब मैं इन देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। अब मैं आज से
तथागत बुद्ध की विचारधारा पे, उनकी विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को मानूंगा। ये आपका पर्सनल इशू है। ये मेरा पर्सनल इशू, हर किसी का पर्सनल इशू, रिलीजन सबका पर्सनल इशू है, फेथ एंड बिलीफ ये सबका पर्सनल इशू है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हमें फंडामेंटल राइट देता है धार्मिक उपासना की आज़ादी। हाँ हाँ, सेम वॉच लाइन में आप अपना मजहब पे चेंज कर दिए। तो आप अपनी, आपको भी आज़ादी है, आप जिस मर्जी को मानिए, मेरी भी आज़ादी है, मैं जिसको मानूं। आप ज़बरदस्ती तो मनवाएंगे नहीं, उनकी पर्सनल चीज़ है, उसको मैं नहीं कहूँगा कि किसको किससे शादी करनी है, ये तो पर्सनल मैटर है किसी का भी। नहीं, मेरा ये मानना है कि हम सबको एक दूसरे की फेथ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बेशक। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि तुम्हें यही मानना पड़ेगा। मेरा अपना मत है, मैं किसको मानूँ, आपका अपना मत है, आप किसको माने, इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की। लेकिन रेजिग्नेशन देने का मेन आधार ये रहा कि जब ये कंट्रोवर्सी बनी तो मेरे सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं मंत्री बना रहूं, लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को छोड़ दूं। दूसरी तरफ विकल्प था कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलूं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई को लड़ूं, सबको समान अवसरों, सबके आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके मिले, सबको नेचुरल रिसोर्सेज में बराबर हिस्सेदारी, भागीदारी मिले, तो जो अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट है उसको चलाऊं। तो इन दो लक्ष्य में दो में से मुझे एक ऑप्शन चुनना था। तो मुझे लगा कि ये मंत्री की कुर्सी भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी। वो रिजर्वेशन ना करते तो हम ना तो पढ़ पाते, ना हम वकील बन पाते, ना हम एमएलए बन पाते, ना मंत्री बन पाते। तो बाबा साहेब ने हमें सब कुछ दिया। आपके लिए मिनिस्ट्री से ज़्यादा आपका मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये लाइन पे आप काम कर रहे हैं। अब बीजेपी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आपको एक टारगेट बनाई। तो ये बाबा साहेब का विचार का बढ़ना पूरे देश के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने रेजिग्नेशन देके बाबा साहेब की विचारधारा को चुना। बीजेपी ने चुनाव के लिए टारगेट बनाया, लेकिन मैं तो कहूँगा मैं बीजेपी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे टारगेट बनाया। और उससे जो मैं वर्षों से लगातार काम कर रहा था, लगभग मोर देन 40 ईयर्स से बाबा साहेब के विचार को आगे ले जाने के लिए, और इन्होंने मुझे अवसर दिया कि मेरे को इन्होंने उस मुद्दे पे जिस तरह घेरा, पूरे देश के अपने मीडिया, जो गोदी मीडिया को मेरे पीछे लगाया, तो उससे क्या हुआ कि मेरे जिस विचारधारा को लेके मैं आगे बढ़ रहा था, जिन मुद्दों को मैं जनता के सामने उभार के लेके आना चाहता था, उसको मीडिया ने उसमें और बीजेपी ने मेरी मदद कर दी। आज तो ये इंडिया को दोबारा से टुकड़ों में बांटने की तरफ लेके जा रहे हैं। भारत में जो एक वातावरण बन रहा था आपस में मिलजुल के रहने का, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का, कम्युनल हार्मनी के साथ आगे बढ़ने का, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से उसने नफरत को बहुत बढ़ा दिया है। तब से जाति के नाम पे भी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनकी सत्ता में आने के बाद ही ऊना का कांड हुआ, गुजरात का। इनके आने के बाद एक दलित को घोड़ा खरीदने पे हत्या हुई, एक दलित की चश्मा खरीद के लगाने पे सुंदर दिखने पे हत्या हुई, एक दलित बच्चे की घड़ा छू लेने पर हत्या हुई, एक दलित बच्चे को मूंछ रखने पर सुंदर दिखने पर हत्या हुई। और इनके आने के बाद जो हिंदू मुस्लिम या ईसाइयों के साथ भी नफ़रत का वातावरण बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। केवल राजनीति के लिए, सत्ता बनी रहे इनकी, उसके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ा दी है कि इससे देश टूट जाएगा। देश के लिए खतरा पैदा कर दिया है। और इनके नेता, इनके सांसद जिस तरह की भाषा बोलते हैं, लोगों में डर का माहौल बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर देश में हो तो देश को दुश्मन राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही देश की दुश्मन बन गई है। ये खुद ही देश के वातावरण को बिगाड़ रही है और देश को तोड़ने में अपनी भूमिका निभा रही है। सर, दलित और बीसी माइनॉरिटी किस लिए इनके चाल को, आरएसएस का जो चाल है उसको समझने में फेल हो रहा? देखिए, इसलिए फेल हुआ कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको कभी इन्होंने हिंदू नहीं माना, क्योंकि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जातिवाद पर आधारित है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को न पढ़ने का अधिकार, न व्यापार करने का अधिकार, न संपत्ति रखने का अधिकार, न मानवता का अधिकार, न सम्मान, स्वाभिमान। शूद्र को केवल ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। और शूद्र में जो अति शूद्र है, अनटचेबल, आउटकास्ट, उसको तो
टच करने मात्र पे अपवित्र होने की बात करते हैं। सिक्स्थ फिंगर बोल रहे ना। हाँ, तो उसको पंचम भी बोलते थे, ये आउटकास्ट बोलते थे, अवर्ण बोलते थे। जी तो देश में 90% लोग तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। जी सर। माइनॉरिटी में भी जितना भी है 70% सिख जो वो इसके बहुत बड़ी साजिश है ना साहब, ये पूरा डिवाइड करने में 3600 कास्ट। ईसाई SC ST OBC से कन्वर्ट करके बनाए जी और 90% मुस्लिम SC ST OBC से कन्वर्ट करके बनाए। जी कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था में जातिवाद की वजह से, मनुस्मृति की वजह से, अपमान के जीवन से बचने के लिए लोगों ने कन्वर्ट किया। देखिए बहुत बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश है कि आप ये देखिए कि बाबा साहेब ने आर्टिकल 340 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात की। जी फिर 341, 342 उसमें SC और ST भी आ गया और SC ST को रिजर्वेशन मिला। OBC को रिजर्वेशन देने के लिए जी जाति की जनगणना की जरूरत थी, जिसके लिए काका कालेलकर आयोग बना, उनके पिछड़ेपन का पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसकी रिपोर्ट आई, वो दबा दी। 1951 में काका कालेलकर आयोग बना, 51 52 वो दबा दी। और उसके बाद 78 में मंडल का BP मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना, एक ही लाइन था उनको। रिपोर्ट दबा दी। और 7 अगस्त 1990 को आदरणीय VP सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। तो मंडल की सिफारिशों से OBC के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला था, जिसके खिलाफ फायदा ये कमंडल यात्रा निकल पड़े ताकि OBC के लोगों को उनका हक अधिकार ना मिले। एक ही लाइन था उनको। हाँ, केवल उसके लिए निकाला और उसका असर ये हुआ। दूसरी उसमें गलती उस वक्त की सरकार से हुई। VP सिंह जी की जो सरकार थी, उसने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने से पहले अगर उसका अच्छे से प्रचार किया होता कि ये मंडल कमीशन का लाभ किन जातियों को मिलने वाला है, जब भी था गया मोदी ये OBC के लोगों ने ज़्यादा किया, भटका दिए, भटकाया तो उन्होंने। आग लग गई जब देश के लोगों ने यही समझने की कोशिश नहीं की कि ये आपके लिए, ये SC ST का नहीं बढ़ाया गया। SC ST का तो ऑलरेडी है, आपके लिए है। उन्होंने सोचा SC ST का कर दिया। प्रचार भी उसी तरह किया उन लोगों ने, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उन्होंने उसी तरह का प्रचार किया और उसको उनका इस्तेमाल हुआ। OBC के लोग ही पूरा वो लोग उनकी छे ना लाभ ही आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई, सार्वजनिक संपत्ति जलाई। आग लग गई जब देश में। तो ये पूरा का पूरा खेल उसी जातिवादी मानसिकता ने किया अच्छा कि उनको भी बरगला दिया और उनको आपस में भिड़ा दिया और साथ में जो मंडल का एक्चुअल वो था। और फिर कोर्ट चले गए और देखो कोर्ट में भी मजेदारी देखी कि कोर्ट ने भी उसको स्टे कर दिया। पूरा वो लोग उनकी छे और 90 में जजमेंट आया, 92 में उसको फिर लागू करने में के लिए नोटिफिकेशन निकालने में 1 साल लगा दिया। ये इस पे डिस्कस किस लिए नहीं हो रहा साहब? तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि जनरल कैटेगरी को टोटल पॉपुलेशन 12% है, 12% को 10% रिजर्वेशन EWS के नाम पे बिना मांगे, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कमीशन को अपॉइंट किए, सीधा उनको 4 दिन में दे दिया। 1 दिन में कैबिनेट में पास, सर फिर इस पे डिबेट कहीं नहीं हो रहा साहब? राज्यसभा का दिन बढ़ा है उसमें पास, और अगले दिन नोटिफिकेशन करके 4 दिन के अंदर जनरल कैटेगरी को EWS के नाम पे 12% को 10% दे दिया। एकदम बढ़ा दिया 10%। एकदम से बढ़ा दिया। तो वैसे भी वो तो हजारों साल से SC ST OBC माइनॉरिटी, आज की भाषा में हम कहेंगे तो उनका हक तो सारा उन्होंने मार रखा है। इसलिए नहीं हो रहा। जो मीडिया है, मीडिया जनता के मुद्दों पे डिबेट नहीं कर रहा है। कल के जो सेशन में भड़वा क्या लैंग्वेज साहब वो? मीडिया तो मोदी जी की ब्रांडिंग के लिए काम कर रहा है। मीडिया गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और जो नफरत फैलाई जा रही है, जो बीजेपी के सांसद नफरत भरी भाषण देते हैं, जैसे अभी संसद के अंदर रामवीर सिंह भिदोड़ी जो साउथ दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने कितना खतरनाक नफरती एक गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा जो MP। नई संसद में क्या इतिहास लिखने का काम बीजेपी कर रही है। उनके सांसद ऐसी भाषा बोल रहे हैं और ओम बिरला जी वार्निंग दे रहे हैं। मतलब एक तरफ सांसद जो मणिपुर की घटना को उठा रहे हैं या बेरोजगारी को उठा रहे हैं, गरीबी के मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार के फेलियर को उठा रहे हैं, उनको तो सस्पेंड कर दिया, लोकसभा में बैठने नहीं दे रहे। जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, क्या है सर इसका पीछे लॉजिक? और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली उसका ये समझ लीजिए, ये उसका कैरेक्टर है। नफरत फैलाना, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, जाति के नाम पे लोगों को बांटना,
लोगों में डर पैदा करके राज करना, यही बीजेपी का असल कैरेक्टर है। सर जो ये महिला बिल लाया जो 33% का, वो भी गेम के जैसा दिख रहा है नहीं? देखिए, महिला बिल एक धोखा है, क्योंकि उसमें ओबीसी जिसकी संख्या भारत में 50% से ज़्यादा है, ओबीसी की महिलाओं के लिए तो रिजर्वेशन रखा ही नहीं है। इसका मतलब सारी सीटों पे ये कब्जा करके रखना चाहते हैं, ओबीसी की महिलाओं को तो हक दे नहीं रहे। तो फिर तो ये तो धोखा हो गया, ये तो धोखा हो गया ना। फिर इलेक्शन में जो माइलेज मिलेगा क्या इनको? इसमें माइनॉरिटी की महिलाएं नहीं है, ओबीसी की महिलाएं नहीं है, दलितों का नहीं है ना। तो दलित आदिवासी को अगर कर भी रहे तो विद इन दलित आदिवासी 131 सीट में से कर रहे हैं, उनको बाकी सीट में नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। जी, अगर आपको देना है तो जो बाकी सीटें हैं जिसमें 33% आप महिलाओं को दे रहे हो, उस 33% में से SC ST OBC माइनॉरिटी को दो ना। उसमें 131 में से देने का क्या मतलब? ये धोखा है, पूरा धोखा है ये। इलेक्शन में और ऊपर से ये कि ये 2029 में लागू होगा। जी एक्चुअली इनकी नीयत नहीं है। राज्यसभा में तो पहले पास हो गया था, जी लेकिन मुझे खुशी है कि उस वक्त के सांसद हिम्मत वाले थे। जी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, मायावती जी और मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने अड़ के हाँ उसको कमेटी में रेफर करवाया, स्टैंडिंग कमेटी में। फेल हो गए बोल सकते हैं। कांशी राम जैसा नेता भी नहीं दिख रहा आपने। क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर आपको इसे देना चाहते हो, हम खिलाफ नहीं, महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन इसको 33% नहीं 50% दीजिए, और SC ST OBC को भी और माइनॉरिटी को भी हिस्सा मिलना चाहिए। देखो, उन्होंने उस वक्त रोक दिया, और आज के सांसद हैं सबसे ज़्यादा OBC के सांसद बीजेपी में, और उसके बाद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। और तो और बीजेपी तो OBC सांसदों का इस्तेमाल करती है उनके खिलाफ। इससे ज़्यादा तो शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। LPG गैस, पेट्रोल। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने धर्म की चाशनी पिलाकर, धर्म एक तरह का नशा है, अफीम है, ऐसे धर्म की चाशनी पिलाई है कि उसमें लोगों को इतना अंधा कर दिया कि लोग सोच ना पाए, दिमाग से सोचना बंद कर दें। अदरवाइज उनको वो अगर थोड़ा सा भी सोचे तो उन्हीं का तो सब कुछ छिन रहा है। OBC का सारा हकमारी हो रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी की हकमारी हो रही है, फिर वो धर्म कर्म के काम में अंधे होके अपना सब कुछ खो रहे हैं। उनको महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित कर रही है। सर जो सनातन धर्म के नाम पर जो स्टालिन उदय जो छेड़े, ये क्या है सर? उनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है? तो जाति तो पंडितों ने बनाई है, अब तो RSS चीफ ने भी कह दिया है ना। और धर्म बनाया था मानव कल्याण के लिए, लेकिन लोगों ने सत्ता पाने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल कर लिया। मुझे लगता है बुद्धिवादी चिंतक लोगों से धर्म कर्म के कर्मकांडों के चक्कर को छोड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो आर्टिकल 51 में बाबा साहब ने लिखा है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और हमको सबको किसी भी धर्म जाति के लोगों सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबकी फेथ का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और मिल के भारत को लेके आगे जाना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये सनातन धर्म के अंदर जो छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, महिला उत्पीड़न, और जैसा उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में कहा कि संसद के उद्घाटन के टाइम पे भी और नई संसद के चालू होने के टाइम पे भी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, चूँकि वो एक तो महिलाएं, ऊपर से आदिवासी, और ऊपर से विडो। तो ये इस तरह का जो सनातन धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, ये दूर होनी चाहिए। गलत है, हम इनका विरोध करेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं, सही कहा उन्होंने। सर इसको ये तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो बुराइयां वो छोड़ो। ये पॉलिटिकल इशू है ये या सोशल इशू है? नहीं, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो इशू वो पॉलिटिकल बना रहे हैं। ये सोशल इशू है, ये सोशल इविल दूर करने वाली बात है। कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर कोई गलत चीज़ है जो ऑब्जेक्शनेबल है, उसको रिमूव कर देने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए रिमूव। आप उसको सत्ता पाने का माध्यम क्यों बना रहे हो धर्म को? सोशल इशू है सर। ये सोशलिस्ट सेक्युलर वोट्स को भी हटा दिए, क्या है इनका? मुझे लगता है जो उन्होंने कहा उसी बात को और भी बहुत सारे नेताओं, ओपन आ गए आप। और मैं भी खुद कह रहा हूँ इस बात को कि किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर या किसी भी धार्मिक व्यवस्था में अगर इंसानियत के खिलाफ, न्याय के खिलाफ कोई बात होती है, या छुआछूत फैलाने की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए। इनको, इस बीमारी को, इस इविल को सुधार लेना चाहिए। सर ये सोशलिस्ट सेक्युलर वोट्स को भी हटा दिए, क्या है इनका मकसद? नहीं, ये एक्चुअली इनका माइंड सेट है। ये तो सेकुलरिज्म को ख़त्म करके एक पर्टिकुलर धर्म का राष्ट्र बनाने का इनका सपना है। हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में तो फिर मनुस्मृति से देश चलेगा, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, और मनुस्मृति में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई स्थान नहीं है। ये तो फिर से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से हमसे शिक्षा छीनना चाहते हैं। छीनना चाहते नहीं, छीन लिए इन्होंने। साजिश करके एजुकेशन को महंगा करके
देश के 99% SC ST OBC माइनॉरिटी से एजुकेशन छीन ली है और साथ में सरकारी संस्थान को प्राइवेटाइज करके उनसे नौकरी भी छीन ली है। तो एक तरीके से ऑलरेडी ये SC ST OBC माइनॉरिटी का बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। अब देश बचाने का आखिरी मौका है। देश के तमाम मानवता पसंद लोग जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करते हैं, उनको सबको एकजुट हो जाना चाहिए। सर, आप शिक्षा की बात करें तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था मेडिकल एजुकेशन में पीजी के लिए जो नीट क्वालिफाई कट ऑफ मार्क 0 कर दिए सर। नीट पीजी क्वालिफिकेशन का मार्क 0 कर दिए। जो पेमेंट करता उसको एडमिशन मिलेगा। ये एक तरफ बोल रही है रिजर्वेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं लोग। ये मेरिट की बात किए हुए व्यक्ति ने, सर्जन ने, किसी ने अंदर कुछ ऑपरेशन करते छोड़ दिया हो, अगर एक भी एक केस ऐसा होता तो खूब प्रचार करते, देखो कोटे वाले योग्य नहीं होते, है ना। एक भी फ्लाईओवर गिरा हो, एक भी बिल्डिंग गिरी हो जो जिसमें इंजीनियर इन चीफ उस बिल्डिंग का, प्रोजेक्ट का चीफ कोई SC ST का होता, रिजर्वेशन से आता, तो उसको प्रचार करते, खूब बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में छापते। तो इसकी जांच क्यों नहीं होती कि ऑपरेशन में अंदर छोड़ने वाला डॉक्टर किस जाति का है ना। और ये जो पुल गिर रहे हैं, कई पुल गिर गए, इमारतें गिर गई, इनको बनाने वाला जो प्रोजेक्ट का हेड है वो किस जाति का है, तो सच पता लगेगा कि मेरिट जिन लोगों को हजारों साल से जो निर्माण का काम करता है। सर, राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है हिंदुस्तान में? जो जोड़ो यात्रा से वो निकले, जो आम जनता से जुड़ने का जो प्रयास किया उसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली है और मिलती दिख रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अकेले राहुल गांधी जी का काम नहीं है। तमाम पार्टियां जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करती हैं, जो देश के संविधान में भरोसा करती हैं, जो आतंकवाद से मुक्ति चाहती हैं, जो देश को आगे ले जाना चाहती हैं, जो नफरत को ख़त्म करना चाहती हैं, उन सब को एकजुट होकर ऐसी फासिस्ट ताकतों को हराने की ज़रूरत है जो देश को लगातार डुबो रही हैं, देश को नफरत में बदल रही हैं, जिन्होंने देश से एजुकेशन को महंगा करके छीन लिया है और जिन्होंने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया है, उनसे मुक्ति का समय है। सर जो इंडिया में NDA वर्सेस इंडिया, ये दोनों में किसका अपर हैंड होने वाला है कल? कि भाई इनसे बहुत तंग आ गए और ये तो नोटबंदी करके बर्बाद कर दिया, GST ला के बर्बाद कर दिया। कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, रोजगार देना तो दूर की बात है, जो थे वो भी छीन लिए। फैक्ट्रियां जो चल रही थी वो बंद हो गई, है ना। ये कहते थे महिला उत्पीड़न खत्म करेंगे, महिला उत्पीड़न बढ़ गया। दलितों पे अत्याचार NCRB का डेटा बता रहा पहले से ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो और इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर देंगे। 2000 नोट का भी फिर ख़त्म कर दिए। बीजेपी की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार पूरा नहीं कर पाई। टोटली फेलियर गवर्नमेंट है। केवल धर्म के मामले में लोगों को अंधा करके ये सत्ता में है और नफरत पैदा करके है। लेकिन इस बार देश के लोग इनकी हर साजिश को समझ गए और जवाब जरूर देंगे। सर, ये 10 साल में किसका फ़ायदा हुआ? आवाम का, पब्लिक का फ़ायदा हुआ या उद्योगपति का फ़ायदा हुआ? अगर अपने दोस्त को आगे ले जाना चाहेगा तो दोस्त आगे जाएगा। तो देश में से और दोस्त में से, दो में से किसी एक को चुनना था। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्त को चुना तो दोस्त अमीर हो गया और देश गरीब हो गया। मैं लगातार पूरे देश में भ्रमण करके पूरे देश के जो समता पसंद, न्याय पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, और साथ में स्पेशली SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन सबको एकजुट करके संविधान बचाने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। देश से नफरत का वातावरण खत्म करने की और देश में से जातिवाद और अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। इसी मकसद से मैं बीदर जाने वाला हूँ। आज बीदर में प्रोग्राम है। अच्छा, हैदराबाद में क्या है? कल हैदराबाद में यहाँ जितने भी बड़े बड़े हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उन सब के साथ मिलके इस मूवमेंट को तेज़ करने का एक मकसद है। భారతీయ జనతా పార్టీ దేశ వ్యతిరేక శక్తి అని రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ 10 ఏళ్లలో ప్రజల కోసం ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కానీ సామాజిక న్యాయం కానీ ప్రజలకు దక్కలేదని, అలాగే కేవలం కార్పొరేట్ శక్తుల కోసమే భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేసిందని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో దీని ఫలితం ఆ పార్టీ తప్పక చూస్తుందని ఆయన జోస్యం చెప్తున్నారు. నమస్తే. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం.